नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज हम जो शस्त्र में क्या पढ़ेंगे, कौन सी कहानी पढ़ेंगे? लाल पान की बेगम। कौन सी कहानी रहेगी हमारी? कहानी रहेगी लाल पान की बेगम। किसकी कहानी है? फणीश्वर नाथ रेणु की। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो है नाच का वर्णन है और बलरामपुर में जो नाच होता है उसका है। बिरजू, बिरजू की माँ, इनका जिक्र है। और चलिए शुरू करते हैं। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाओगी क्या? बिरजू की माँ शकरकंद उबाल कर बैठी मन ही मन में कुढ़ रही थी। उसने वो जो थी शकरकंद उबाल कर अपने बैठी हुई थी अपने आंगन में और मन में कुढ़ रही थी। अपने आंगन में 7 साल का लड़का कौन है? बिरजू। बिरजू की उम्र क्या है? 7 साल। शकरकंद के बदले तमोचे खाकर आंगन में लोट पोट कर सारी देह में मिट्टी मल रहा था। चंपिया के सिर भी चुड़ैल मडरा रही है। आधे आंगन धूप रहते जो गई है सहुआइन की दुकान। देखो एक पात्र है सहुआइन, जो दुकान उनकी है। छोबा गुड़ लाने सो अभी तक नहीं लौटी। दिया बाती की बेला हो गई है पर अभी नहीं लौटी। आए आज लौट के जरा बिगा। बागड़ बकरे की देह में कुरकुर माछी लगी थी, इसीलिए बेचारा बागड़ रह रह कर कूद फांद कर रहा था। बिरजू की माँ बागड़ पर मन में गुस्सा उतारने का बहाना ढूंढकर निकल चुकी थी। पिछवाड़े की मिर्च की फूली गांच बागड़ के सिवा और किसने कलेबा किया होगा? बागड़ को मारने के लिए वह मिट्टी का छोटा सा डेला उठा चुकी थी कि पड़ोसनी जो थी, पड़ोसिन कौन थी? मखनी बुआ या मखनी बुआ या मखनी फुआ की पुकार सुनाई पड़ी। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ के आगे नाथ और पीछे पगैया ना हो तब बुआ। बिरजू की माँ ने पलट कर जवाब दिया मखनी बुआ को कि अगर बिरजू की माँ के आगे नाथ न पीछे पगैया हो तब जाऊंगी। उसके बाद गरम गुस्से में बुझी नुकीली बात बुआ की देह में धस गई, क्योंकि बुआ के आगे पीछे कोई नहीं था, ना उनका पति न बच्चे, कोई नहीं था। बिरजू के माँ ने हाथ के ढेले को पास ही फेंक दिया। बेचारे बागड़ को कुक्कुर माछी परेशान कर रही थी। बागड़ यानी बकरी का बच्चा। उसके बाद बिरजू ने लेटे लेटे बागड़ को एक डंडा लगा दिया। बिरजू की माँ की इच्छा हुई कि जाकर उसी डंडे से बिरजू का भूत भगा दे, किंतु नीम के पास खड़ी पनभरियों की खिलखिलाहट सुनकर रुक गई। बोली, ठहर, तेरे बप्पा ने बड़ा हाथ छुट्टा बना दिया है, तुझे बड़ा हाथ चलता है लोगों पर, ठहर। मखनी बुआ फुआ नीम के पास झुकी कमर से घड़ा उतारकर पानी भरकर लौटती पनभारियों में बिरजू की माँ की बहकी हुई जो बात थी वो इंसाफ करा रही थी। जरा देखो इस बिरजू की माँ को, 4 मन जूट का पैसा क्या हुआ? धरती पर पाँव ही नहीं पड़ते। नींद साफ करो खुद अपने मुंह से। 8 दिन पहले ही गांव की गली गली में बोलती फिरी थी। क्या बोल रही थी बिरजू की माँ? कि हाँ, इस बार बिरजू के बप्पा ने कहा है बैलगाड़ी पर बिठाकर बलरामपुर का नाच दिखा लाऊंगा। अब अपने घर हैं तो 1000 गाड़ी मांगने से जो है वो मिल जाएंगी। ऐसा कहती हैं कौन? मखनी बुआ। सो मैंने अभी टोक दिया। नाच देखने वाली तो सब तो ऑन पॉन कर तैयार हो रही हैं, रसोई पानी कर रही हैं।
मेरे मुंह से आग लगे, यानी मखनी बुआ खुद को कोस रही हैं कि मेरे मुंह में आग लगे, क्यों मैंने टोकने गई, क्यों मैं जो थी बिरजू की माँ को टोकने गई। सुनती हो क्या जवाब दिया बिरजू की माँ ने। उसके बाद मखनी बुआ ने अपने पोपले मुंह के ओंठों को ये ओर मोड़कर ऐसे ऐंठ कर बोलती हैं कि आगे नात और पीछे पगैया ना हो तब ना आ। जंगी की पुतोहू बिरजू की माँ से नहीं डरती, वह जरा गला खोलकर कही जो थी वो बिरजू की माँ से वो नहीं डरती है। कौन? जंगी की पतोहू। पतोहू यानी बहू। बुआ सरबे सित लमटी यानी सरबे सेटलमेंट के हाकिम के बासा पर फूल छाप किनारी वाली साड़ी पहन के तू भी भटाके भेटी चढ़ाती तो तुम्हारे नाम से भी 2-3 बीघा धनहर जमीन का पर्चा कट जाता। ये व्यंग जो है जंगी की पतोहू करती है बिरजू की माँ को सुनाकर। फिर तुम्हारे घर में भी आज 10 मन सोना बंग पाट होता, यानी जूट होता। एक जोड़ा जो है बैल खरीदता, फिर आगे नाथ और पीछे पगहिया सैकड़ों झूलती। जंगी की पुतोहू मुँह जोर है, रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है। देखो ये एग्जाम में पूछा गया है कि कहाँ की लड़की है। रेलवे स्टेशन के पास की। 3 ही महीने हुए हैं, गौने की नई बहू होकर आई है और सारे कुर्मा टोली के सभी झगड़ालू सासों में से एक आज से मोर्चा ले चुकी है, यानी सभी से लड़ चुकी है। उसका ससुर जो है जंगी, वो कौन है? दागी चोर है, सी किलासी है। उसका खसम रंगी कुर्मा टोली का जो है नामी लठैत है, इसीलिए हमेशा सिंह खुजाती फिरती जंगू की पतोही। उसके बाद बिरजू की माँ के आंगन में जंगी की पतोहू की गला खोल बोली, गुलेल की गोलियों की तरह दंदनाती हुई आई। बिरजू की माँ ने एक तीखा जवाब खोज कर निकाला, लेकिन मन ही में मसोस कर रह गई कि गोबर की ढेरी में कौन ढेला फेंके, यानी कीचड़ में कौन कंकड़ फेंक के कीचड़ अगर उछलेगा तो सीधा तुम्हारे ऊपर ही गिरेगा। ये बात जो है बिरजू की माँ अपने मन में सोच लेती है। उसके बाद जीभ के झाल को गले में उतारकर बिरजू की माँ ने अपनी बेटी चंपिया को आवाज दी, अरे चंपिया, आज लौटे तो तेरी मुंडी मरोड़ कर चूल्हे में झोंकती हूँ। दिन दिन बेचाल होती जा रही है। गांव में अब ठठौर बेस्कोप का गीत गाने वाली पतुरिया पतोहू सब आने लगी हैं। कहीं बैठ के बजा ना मुरलिया सीख रही होगी। अरे चंपिया। जंगी की पुतोहू ने बिरजू की माँ की बोली का स्वाद लेकर कमर पर घड़े संभाल कर रखे और मटक कर बोली, चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है। नहीं जानती दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती भकभक कर जलती है। इस तरह से व्यंग जंगी की पतोहू फिर करती है। फिर भक भक बिजली बत्ती की बात सुनकर ना जाने सभी खिलखिलाकर हंस पड़ी। बुआ की भी टूटी हुई दांत पंक्तियों के बीच से एक मीठी गाली निकली, शैतान की नानी। शैतान की नानी किसने कहा? मखनी बुआ ने। बिरजू की माँ की आंखों पर मानो किसी ने तेज टार्च की रोशनी डालकर चौंधिया दिया। भकभक बिजली बत्ती 3 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव की जलनडाही औरतों ने एक कहानी गढ़ के फैलाई थी कि चंपिया की माँ के आंगन में रात भर बिजली भुकाती है। चंपिया की माँ के आंगन में नाक वाले जूते की छाप घोड़े की टाप की तरह जलो जलो और जलो। चंपिया की माँ के आंगन में चांदी जैसे पाट सूखते देखकर जलने वाली सभी औरतें खलिहान पर सुनहली धान के बोझों को देखकर बैंगन का भुर्ता हो जाएंगी।
मिट्टी के बर्तन से टपकते हुए छोआ गुड़ की उंगलियों से चाटती हुई चंपिया आई और माँ के तमेचे खाकर चीख पड़ी, मुझे क्यों मारती हो? सौहाइन जल्दी सौदा नहीं देती है। सौहाइन जल्दी सौदा नहीं देती कि नानी एक सौहाइन की दुकान पर मोती झरते हैं। यानी एक ही सौहाइन की दुकान पर क्यों बैठी रहती हो, जो जड़ गाड़ कर बैठी हुई थी। बोल, गले पर लात देकर कल्ला तोड़ दूंगी हरजाई, जो फिर कभी बाजे ना मुरलिया गाते सुना। चाल सीखने जाती है कि ट्यूशन की छोकरियों से। बिरजू के माँ ने चुप होकर अपनी आवाज अंदाजी की कि उसकी बात जंगी के झोपड़े तक साफ साफ पहुंच गई होगी। उसके बाद क्या होता है कि बिरजू की बीती हुई बातों को भूलकर बिरजू जो है बीती हुई बातों को भूलकर उठ खड़ा हुआ और धूल झाड़ते हुए बर्तन से टपकते गुड़ को ललचाई निगाह से देखने लगा। दीदी के साथ वह भी दुकान जाता तो दीदी उसे भी गुड़ चटाती जरूर। वह शकरकंद के लोभ में रहे और मांगने पर भी माँ ने शकरकंद के बदले उसे तमाचे खिलाए। ये मैया एक अंगुली गुड़ दे दे। बिरजू ने हाथ फैलाया। दे ना मैया, रत्ती भर। एक रत्ती भर। एक रत्ती क्यों? उठ के बर्तन को फेंक आती हूँ, पिछवाड़े में जाके चाटना, ऐसा उसकी माँ बोलती है। नहीं बनेगी मीठी रोटी। मीठी रोटी खाने का मुंह होता तो बिरजू की माँ ने उबाले शकरकंद का सूप रोती हुई चंपिया के सामने रखते हुए कहा, बैठ के छिलके उतार, नहीं तो अभी फिर मारूंगी। तो 10 साल की चंपिया कितने साल की है? 10 साल की। बिरजू 7 साल का है। शकरकंद छीलते समय कम से कम 12 बार माँ उसे बाल पकड़कर झकोरेगी, छोटी छोटी खोंट निकालकर गालियां देगी। पांव फैला के क्यों बैठी है उस तरह बेलजली? चंपिया माँ के गुस्से को जानती है। बिरजू ने इस मौके पर थोड़ी खुशामद करके, मैया मैं भी बैठकर शकरकंद छीलूं क्या? तो माँ उसकी कहती है, नहीं। माँ ने झिड़की दी कि एक शकरकंद छीलेगा 3 पेट में जाएंगी तेरे। जाके सिद्धू की बहू से कहो कि 1 घंटे के लिए कढ़ाई मांगकर ले गई तो फिर लौटाने का नाम नहीं, जा जल्दी। मुंह लटकाकर आंगन से निकलते निकलते बिरजू ने शकरकंद और गुड़ पर निगाहें दौड़ाए। चंपिया ने अपने झेबरे केस, यानी उसके जो केस थे, बाल थे, वो एकदम घुंघराले थे कि ओट से माँ की ओर देखा और नजर बचाकर चुपके से बिरजू की तरफ एक शकरकंद भेज दिया, यानी फेंक दिया तो बिरजू उठाकर भाग गया। सूरज भगवान डूब गए, दिया बाती की बेला हो गई। अभी तक गाड़ी नहीं आई थी। चंपिया बीच में बोल उठी, कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी नहीं दी मैया। पप्पा बोले माँ से कहना सब ठीक ठाक करके तैयार रहे, महल दिया टोली के मियाँ जान की गाड़ी लेने जा रहा हूँ। सुनते ही बिरजू की माँ का जो चेहरा था वो उतर गया। छत्ते की कमानी उतर गई। छाते की जो कमानी थी, ऐसा लगा कि उतर गई। कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी मांगने से ही नहीं दी, तब मिल चुकी गाड़ी। उसे ऐसा विश्वास हुआ कि अपने गांव के लोगों की आंख में पानी नहीं तो मल्हदिया टोली के मियाँ जान की गाड़ी का क्या भरोसा। जैसे जिस पर विश्वास करती थी उन्होंने वो चीज देने से इनकार कर दिया, और फिर जिससे विश्वास नहीं है उससे जाकर लें तो उसका क्या भरोसा कि वो दे या ना दे। न 3 में न 13 में क्या होगा, शकरकंद छील कर रख दे उठा के। यह मर्द नाच दिखाएगा, बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच दिखाने ले जाएगा। चढ़ चुकी बैलगाड़ी पर, देख चुकी जी भर नाच। पैदल जाने वाली सभी पहुंचकर पुरानी हो चुकी होंगी। बिरजू छोटी कढ़ाई सिर पर औंधाकर वापस आया। देख दीदिया, मलेट्री टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर कुछ नहीं होता। चंपिया चुपचाप बैठी रही, कुछ नहीं बोली, जरा सी मुस्कुराई भी नहीं। बिरजू ने समझ लिया कि मैया का गुस्सा अभी भी
उतरा नहीं है पूरे तौर से। उसके बाद मड़ैया के अंदर से बाघड़ को बाहर भागती हुई बिरजू की माँ बड़बड़ाई, कल ही पंचकौड़ी कसाई के हवाले करती हूँ। राक्षस तुझे हर चीज में मुंह लगाएगा। चंपिया बांध दे, बागड़ को खोल दे, गले की घंटी हमेशा टुनुर टुनुर, मुझे यह जरा नहीं सुहाता। टुनुर सुनुर सुनते ही बिरजू को सड़क से जाती हुई बैलगाड़ियों की याद आई। अभी बबुआ बाबू आन टोले की गाड़ियां नाच देखने जा रही थीं। झुनुर झुनुर बैलों की झुमकी तुमने सुनी। उसके बाद बेसी बकबक मत कर, बेसी बकबक मत करो। बागड़ के गले से झुमकी खोली, बोली चंपिया। चंपिया डाल दे चूल्हे में पानी, बप्पा आवे तो कहना अपने उड़न जहाज पर चढ़कर नाच देख आए। मुझे नाच देखने का शौक नहीं है, मुझे जगायो मत कोई, मेरा माथा दुख रहा है। मड़ैया के ओसरे पर बिरजू ने फिसफिसा के पूछा, क्यों दीदिया, नाच में उड़न जहाज भी उड़ेगा? चटाई पर कथरी ओढ़ कर बैठी हुई चंपिया ने बिरजू को चुपचाप अपने पास बैठने का इशारा किया। मुफ्त में मार खाएगा बेचारा। उसके बाद बिरजू ने बहन की कथरी में हिस्सा बटाते हुए चुक्की मुक्की लगाई और जाड़े के समय इस तरह घुटने पर ठुड्डी रखकर चुक्की मुक्की लगाना सीख चुका है। वहाँ उसने चंपिया के कान के पास मुंह ले जाकर कहा कि हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे, गांव में एक पंछी भी नहीं है, सब चले गए। चंपिया को तिल भर भी भरोसा नहीं हुआ। सांझा तारा डूब चुका है, यानी सांझ का जो तारा था वो डूब चुका है। बप्पा अभी गाड़ी लेकर नहीं लौटे हैं। 1 महीना पहले ही मैया कहती थी कि बलरामपुर के नाच के दिन मीठी रोटी बनाएगी। चंपिया छींट की साड़ी पहनेगी और बिरजू पैंट पहनेगा। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने जाएंगे। चंपिया की भीगी पलकों पर एक बूंद आंसू आ गया। बिरजू का भी दिल भर आया। उसने मन ही मन में इमली पर रहने वाले जिन बाबा को एक बैंगन कबूला। गाछ का सबसे पहला बैंगन। उसने खुद जिस पौधे को रोपा है, जल्दी से गाड़ी लेकर बप्पा को भेज दो जिन बाबा। ऐसा है, बिरजू अपने मन में सोच रहा है। उसके बाद मड़ैया के अंदर बिरजू की माँ जो है चटाई पर पड़ी करवटें ले रही है। उहू, पहले से किसी बात का मनसूबा नहीं बांधना चाहिए किसी को। भगवान ने मनसूबा तोड़ दिया। उसको सबसे पहले भगवान से पूछना है कि यह किस चूक का फल दे रहे हो भोला बाबा। अपने जानते उसने किसी देवता पितर को मान मनौती बाकी नहीं रखी। यानी वो सोच रही है कि मेरे जानने से मैंने किसी देवता किसी को कोई चीज में कमी नहीं रखी है। सर्वे के समय जमीन के लिए जिन मनौतियां की थी ठीक ही तो है। महावीर जी का रोड तो बाकी है ही। हाय रे दय, भूल चूक माफ करो महावीर बाबा, मनौती दूनी करके चढ़ाऊंगी। बिरजू की माँ ऐसा सोच रही है। उसके बाद बिरजू की माँ के मन में रह रह कर जंगी की पतों की बातें जो हैं चुभती हैं कि भकभक बिजली बत्ती आंगन में जलती रहती है। चोरी चमारी करने वाले की बेटी पतहू जलेगी नहीं। 5 बीघा जमीन क्या हासिल कर ली है बिरजू के बप्पा ने। गांव की भाई खौकियों की आंखों में किरकरी जो है पड़ गई है। खेत में पाट लगा देखकर गांव के लोगों की छाती फटने लगी। धरती फोड़कर पाट लगा है, बैसाखी बदले की तरह उमड़ते आ रहे हैं पाट के पौधे। तो अलान तो फलान, इतनी आंखों की धार भला फसल सहे
जहाँ 15 मन पाट होना चाहिए, सिर्फ 10 मन पाट काट पर तौल के ओजान हुआ भगत के यहाँ। यानी जहाँ 15 मन जो है जूठ होना चाहिए थे, वहाँ 10 ही मन हुआ है, फिर भी लोग इतना है जल रहे हैं। इसमें जलने की क्या बात है भला? बिरजू के बप्पा ने तो पहले ही कुरमा टोली के एक एक आदमी को समझा के कह दिया कि जिंदगी भर मजदूरी करते रह जाओगे, सर्वे का समय हो रहा है, लाठी का कड़ी करो तो 2-4 बीघा जो है जमीन हासिल कर सकते हो। सो गांव की किसी पुथौकी का भतार सर्वे के समय बाबू साहब के खिलाफ खांसा भी नहीं। बिरजू के बप्पा को कम सहना पड़ा। बाबू साहब गुस्से से सर्कस नाच के बाघ की तरह हुड़मुड़ाते रह गए। उनका बड़ा बेटा घर में आग लगाने की धमकी देकर गया। आखिर बाबू साहब ने अपने सबसे छोटे लड़के को भेजा। बिरजू की माँ को मौसी कहकर पुकारा। वह जमीन बाबूजी ने मेरे नाम से खरीदी थी। मेरी पढ़ाई लिखाई उसी जमीन की उपज से है चलती है और कितनी बातें खूब मोहना जानता है। उतना जरा लड़का जमींदार का छोटा बेटा था। उसके बाद चंपिया और बिरजू सो गया क्या? माँ कहती है उसकी कि चंपिया, बिरजू सो गया क्या? यहाँ आजा बिरजू अंदर, तू भी आजा चंपिया, भला आदमी आए तो एक बार आजा आज। यानी वो अपने पति के लिए कहती है कि आज तो आए तो फिर इन्हें बताती हूँ। बिरजू के साथ चंपिया भी अंदर चली गई। डिबरी बुझा दे, बप्पा बुलाए तो जवाब मत देना, खपची गिरा दे। भला आदमी रे भला आदमी, मुंह देखो जरा इस मर्द का। बिरजू की माँ दिन रात मंझा न देती रहती तो ले चुके थे जमीन। रोज आकर माथा पकड़ के बैठे जाएं, मुझे जमीन नहीं लेनी। बिरजू की माँ मजूरी ही अच्छी जवाब देती थी। बिरजू की माँ खूब सोच समझ के छोड़ दो, जब तुम्हारा कलेजा ही स्थिर नहीं होता है तो क्या होगा। जोरू के सामने जो है जमीन के जोर नहीं, तो इस तरह से है वो कहती है। उसके बाद बिरजू के बाप पर बहुत तेजी से गुस्सा चढ़ता ही जाता है। बिरजू की माँ का भाग ही खराब है जो ऐसा गोबर गणेश घरवाला मिला है। कौन सा शौक मौज दिया है उसने मर्द ने कोहलू के बैल की तरह खट कर सारी उम्र काट दी। इसके यहाँ कभी एक पैसे की जलेबी भी लाकर नहीं दी है। उसके खसम ने पाट का दाम भगत के यहाँ से लेकर बाहर बैल हटाने चले गए। यानी जो पैसा था जूट का मिला था वो भी लिया और बाहर से बैल खरीद कर ले आए, घर में दिखाया भी नहीं। बिरजू की माँ को एक बार नरमी लोट देखने भी नहीं दिया। आंख से बैल खरीद लाए। उसी दिन गांव में ढिंडोरा पिटने लगा कि बिरजू की माँ इस बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने जाएगी, दूसरे की गाड़ी के भरोसे नाच दिखाएगा। अंत में उसने अपने आप पर क्रोध हो आया। वह खुद भी कुछ कम नहीं है, उसकी जीभ में आग लगे। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने की लालसा किसी कुसमय में उसके मुंह से निकली थी। भगवान जाने फिर आज सुबह से दोपहर तक किसी न किसी बहाने उसने 18 बार बैलगाड़ी पर नाच देखने की चर्चा छेड़ी है। लो खूब देखो नाच, कथरी के नीचे दुसाले में का सपना। कल भोरे पानी भरने के लिए जब जाएंगी तो पतली जीभ वाली वो उसके लिए कहती है जंगी की पतोहू के लिए, वो उस पर हंसेगी और उसका मजाक उड़ाएगी। सभी जलते हैं उससे। हाँ भगवान, दाढ़ी जार भी, 2 बच्चों की माँ होकर भी वह जस की तस है। उसका घरवाला उसकी बात में रहता है। वह बालों में गरी का तेल डालती है। उसकी अपनी जमीन है, किसी के पास एक घुर जमीन भी अपने इस गांव में जलेंगे नहीं तो क्या करेंगे। 3 बीघे में धान लगा हुआ है। अग्नि लोगों की भीख ठीक से बचे तब तो, ऐसा वो सोच रही है। फिर उसके बाद बाहर जो है बैलों की घंटियां सुनाई पड़ती हैं। तीनों सतर्क हो गए और उत्कर्ण होकर सुनते रहे। अपने ही बैलों की घंटी है, क्यों री चिंपिया,
चंपिया और बिरजू ने प्राय एक ही साथ कहा, हूँ। चुप। बिरजू की माँ ने फिसाकर कहा, शायद गाड़ी भी है, गड़गड़ाती है ना। हूँ। दोनों ने फिर हुंकारी भरी। उसके बाद, चुप, गाड़ी नहीं है तो चुपके से जो है वो कह रही है कि जो टट्टी में छेद करके देख आ चंपिया, भाग के आ चुपके चुपके। चंपिया बिल्ली की तरह हौले हौले पांव से टट्टी के छेद से झांक कर देख के आई। हाँ मैया, गाड़ी भी है। बिरजू हड़बड़ाकर उठा बैठा। उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़कर सुला दिया। बोल मत, वो कहती है कि बोलना मत, चुपचाप सो जा। उसके बाद चंपिया भी गुदड़ी के नीचे घुस गई। बाहर बैलगाड़ी खोलने की आवाज हुई। बिरजू के बाप ने बैलों को जोर से डांटा। हा हा, आ गए। घर आने के लिए छाती फटी जाती थी। बिरजू की माँ ताड़ गई कि जरूर मलिहात टोली में गांजे की चिलम चढ़ रही थी। आज तो बड़ी खनाती हुई निकल रही है, जैसे चिलम पीकर आए हैं, तभी आवाज जो है इतनी खनखनाती हुई निकल रही है। चंपिया बाहर से पुकार कर कहा उसके बाप ने, बैलों को घास दे दे चंपिया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। चंपिया के बाप ने आंगन में आकर देखा तो ना रोशनी है, ना चिराग है, न चूल्हे में आग है। बात क्या है, नाच देखने उतावली होकर पैदल ही चली गई क्या? ऐसा उसका बिरजू का जो पापा है वो सोच रहा है। उसके बाद बिरजू के गले में खसखसाहट हुई और उसने रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन खांसी जब शुरू हुई तो पूरे 5 मिनट तक खांसता रहा। बिरजू बेटा बिरज मोहन, बिरजू का पूरा नाम था बिरज मोहन, बिरजू के बाप ने पुचकार कर बुलाया। मैया गुस्से के मारे सो गई क्या? अरे अभी तो लोग जा ही रहे हैं। बिरजू की माँ के मन में आया कि कसकर जवाब दे, नहीं देखना नाच, लौटा दो गाड़ी। चंपिया, हाँ, उठती क्यों नहीं? ले धान की पंस सीख रख दे। धान की बालियों का छोटा झब्बा झोपड़े के ओसरे पर रखकर उसने कहा, दिया बालो, यानी दिया जलाओ। बिरजू की माँ उठकर ओसरे पर आई। 1:30 पहर रात की गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी? नाच तो अब खत्म हो रहा होगा, ऐसा कहती है। उसके बाद डिबरी की रोशनी में धान की बालियों का रंग देखते ही बिरजू की माँ के मन का सब मैल दूर हो गया। धनी रंग उसकी आंखों से उतरकर रोम रोम में घुल गया। नाच अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी अभी बलरामपुर के बाबू की सपनी गाड़ी मोहनपुर होटल बंगला से हाकिम साहब को लाने गई है। इस साल आखिरी नाच है। 25 टट्टी में खोस दे अपने खेत का, जैसे पंच सीस, यानी जो धान की बाली है वो उसमें लगा दे अपने खेत का। हुसलाती हुई बिरजू की माँ ने पूछा, पक गए धान? नहीं, 10 दिन में अगहान चढ़ते चढ़ते। देखो किस महीने का बर्डन हुआ है, अगहान के महीने का, ध्यान रखना कि चढ़ते चढ़ते लाल होकर झुक जाएंगी सारे खेत की बालियां। मलिहार टोली पर जा रहा था, उसने अपने खेत में धान देखकर आंखें जुड़ा गईं। सच कहता हूँ, पंच शीश तोड़ते समय उंगलियां कांप रही थीं मेरी। बिरजू ने धान की एक बाली लेकर धान को मुंह में डाल लिया, जैसे उसको निकाल के अपने मुंह में डाल लिया। उसकी माँ ने हल्की सी डांट दी, कैसा लुक्कड़ है तू रे, इन दुश्मनों के मारे कोई नेम धर्म बचे तब ना। क्या हुआ, डांटती क्यों हो? नब्बाहन के पहले ही नया धान जूठा दिया, देखते नहीं? अरे इन लोगों का सब कुछ माफ है, चिरई चुरमुन है। यह लोग दोनों के मुंह में नव धान के पहले नया अन्न ना पड़े। इसके बाद चंपिया भी धान की बाली से तो धान लेकर दांत तले दबाई। ओ मैया, इतना मीठा चावल है और गरमाता भी है ना दीदिया। बिरजू ने फिर मुंह में धान लिया। रोटी पोटी तैयार कर चुकी क्या? बिरजू के बप्पा ने मुस्कुराकर पूछा। नहीं, मान भरे सुर में बोली बिरजू की माँ। जाने का ठीक ठिकाना नहीं, और रोटी क्या बनाती, ऐसा वो कह रही थी। वहाँ खूब, तुम लोग जिसके पास बैल हैं
तुम लोग जिसके पास बैल हैं उसे गाड़ी मांगनी से नहीं मिलेगी भला। गाड़ी वालों को भी कभी बैल की जरूरत होगी, पूछेगा तब कोरी टोले बालों से ले, जल्दी से रोटी बना ले, देर नहीं होगी। अरे टोकरी भर रोटी तो तू पलक मारते ही बना लेती है, यानी पका लेती है। 5 रोटियां बनाने में कितनी देर लगेगी। अब बिरजू की माँ के ओंठों पर मुस्कुराहट खुलकर खिलने लगी। उसने नजर बचाकर देखा, बिरजू का पप्पा उसकी ओर टिक 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 निहार रहा था। चंपिया और बिरजू ना होते तो मन की बात हंसकर खोलने में देर ना लगती। चंपिया और बिरजू ने एक दूसरे को देखा और खुशी से उसके चेहरे जो थे वो जगमगा उठे। माया बेकार गुस्सा हो रही थी। उसके बाद चंपी जरा घौल सार में खड़ी होकर मखनी बुआ को आवाज दे तो, ये फुआ सुनती हो? बुआ माया बुला रही है। फुआ ने कोई जवाब नहीं दिया, किंतु उसकी बड़बड़ाहट स्पष्ट सुनाई दी। हाँ, अब फुआ को क्यों गुहारती है? सारे टोले में बस एक ही फुआ तो बिना नाथ पगहिया वाली है। अरे फुआ, बिरजू की माँ ने हंसकर जवाब दिया। उस समय बुरा मान गई क्या? नाथ पगहिया वाले को आकर देखो, दोपहर रात में गाड़ी लेकर आया है। आ जाओ बुआ, मीठी रोटी पकाना नहीं जानती हूँ, आप हमें बता दो आके, या आप पका दो आके। बुआ जो है खाती और खांसती आई। इसी घड़ी पहर दिन रहते ही पूछ रही थी कि नाच देखने नहीं जाएगी क्या? कहती तो मैं पहले से अपनी अंगीठी यहाँ सुलगा जाती। बिरजू की माँ ने बुआ को अंगीठी दिखला दी और कहा, घर में अनाज दाना बगैर तो कुछ नहीं है। एक बाघड़ है और कुछ बर्तन बासन है, सो रात भर के लिए यहाँ तमाकू रख जाती हूँ। अपना हुक्का ले आई मखनी बुआ। उसके बाद बुआ को तमाकू मिल जाए तो रात भर क्या, वो 5 रात बैठकर भी जागती रहेंगी। बुआ क्या करती थी? तमाकू पीती थी। तमाकू का अंदाज किया कि ओ हो, हाथ खोलकर तमाकू रखा। बिरजू की माँ ने कहा, और एक वहाँ सहुआइन है, राम कहो उस रात को अफीम की गोली की तरह एक मटर भर तमाकू रखकर चली गई गुलाब बाग मेले और कह गई कि डिब्बी भर तमाकू है। बिरजू की माँ चूल्हा सुलगाने लगी। चंपिया ने शकरकंद के मसल कर गोले बनाए और बिरजू की सिर पर कढ़ाई औंधाकर अपने बप्पा को दिखलाने लगा कि देखो बप्पा, मलेट्री की टोपी है, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होगा। सभी जो थे ठट्ठा मारकर हंस रहे थे। बिरजू की माँ हंसकर बोली, ताके पर 3-4 मोटे शकरकंद दे दे बिरजू को। चंपिया बेचारा शाम से ही मांग रहा है पर दिए नहीं। उसके बाद बेचारा मत कहो, मैया खूब सचारा है। अब चंपिया चहकने लगी कि तुम क्या जानो, कतरी के नीचे मुंह क्यों चल रहा था बाबू साहब का। ही बिरजू के टूटे दूध के दांतों के फाक से बोली निकली, ब्लैक मार्टिन में 5 शकरकंद जो है खा लिया। सभी फिर उठाकर ठट्ठा मारकर जो थे हंस पड़े। बिरजू की माँ ने मखनी बुआ का मन रखने के लिए पूछा, एक कनकबा गुड़ है, आधा दूं बुआ? बुआ ने गदगद होकर कहा, अरे शकरकंद तो खुद मीठा होता है, उतना क्यों डालेगी? उसके बाद जब तक दोनों बैलों को दाना घास खाकर एक दूसरे की देह को जीभ से चाट रहे थे। बिरजू की माँ तैयार हो गई। चंपिया ने छींट की साड़ी पहनी। बिरजू जो था वो बिरजू बटन के अभाव में पैंट पर पटसन की डोरी बांधने लगा। बिरजू के माँ ने आंगन से निकल गांव की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा की। इतनी देर तक भला पैदल जाने वाले रुके रहेंगे क्या? उसके बाद पूर्णिमा का चांद सिर पर आ गया था। कौन सा डे था? पूर्णिमा। बिरजू की माँ ने असली रूपा का मांग टीका पहना। आज पहली बार बिरजू के बप्पा को क्या हो गया है? गाड़ी जोचता क्यों नहीं? मुंह की ओर एक टक टक देख रहा है, मानो नाच की लाल पान की बेगम है।
गाड़ी पर बैठते ही बिरजू की माँ की देह में एक अजीब गुदगुदी लगने लगी। उसने बांस की बल्ली को पकड़कर कहा, गाड़ी पर अभी बहुत जगह है, जरा दाहिनी सड़क से गाड़ी हाँकना। जब दौड़ने लगे, पहिया जो है चू चू की आवाज करने लगा, तो बिरजू से नहीं रहा गया, उड़न जहाज की तरह उड़ाओ बप्पा, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था कि उड़न जहाज से जाकर नाच देख के आएंगे। गाड़ी जंगी के पिछवाड़े पहुंची। बिरजू की माँ ने कहा, जरा जंगी से पूछो ना, उसकी पतोहू नाच देखने जाएगी क्या। गाड़ी के रुकते ही जंगी के झोपड़े से आती हुई रोने की आवाज स्पष्ट सुनाई दे गई, क्योंकि बिरजू के बप्पा ने पूछा, अरे जंगी भाई, काहे कहाँ रोहट है। आंगन में जंगी घूर ताप रहा था। बोला, क्या पूछते हो। रंगी बलरामपुर से लौटा नहीं कि पतोहिया नाच देखने कैसे जाए। आसरा देखते देखते उधर गांव की सभी औरतें भी चली गईं। अरे टिशन वाली, तो रोती है काहे। बिरजू की माँ ने पुकार कर कहा, आजा, झट से कपड़ा पहनकर, सारी गाड़ी पड़ी हुई है बेचारी, जल्दी आ जा। उसके बाद बगल के झोपड़े से राधे की बेटी सुनरी, क्या नाम था, सुनरी की, काकी गाड़ी में जगह है, मैं भी आ जाऊं। बांस की झाड़ी के उस पार लरेना खवास का घर है, उसकी बहू भी नहीं गई। गीलट का झुमकी कड़ा पहनकर झमकती आग रही है। आजा, जो बाकी रह गई हैं सब जल्दी से आ जाओ। इस तरह से वो कहती है बिरजू की माँ। जंगी की पतोहू, लरेना की बीबी, राधे की बेटी सुनरी तीनों गाड़ी के पास आई और बैल ने पिछला पैर फेंका। बिरजू के बाप ने एक भद्दी गाली दी कि साला लताड़ मारकर लकड़ी बनाएगा पतोहू को, क्या लंगड़ी बनाएगा पतोहुओं को, यानी बहुओं को। सभी ठट्ठा मारकर हंस पड़े कि बिरजू के बाप ने घूंघट में झुकी दोनों पतोहुओं को देखा। उसने अपने खेत की झुकी हुई बालियों की याद आई कि इसी तरह से मेरे खेत में जो बालियां हैं धान की, वो नई और इतनी सुंदर बालियां जो आई हुई हैं इस बार हमारे फसल में। जंगी की पतोहू का गौना 3 माह पहले हुआ था। गौने की कितने माह पहले हुआ था ये याद रखना है। गौने की रंगीन साड़ी से कड़वे तेल और लठवा सिंदूर की गंध आ रही थी कि बिरजू की माँ को अपने गौने की याद आई। उसने कपड़े की गठरी से 3 मीठी रोटियां निकालकर कहा, खा ले एक एक करके, सिमराहा के सरकारी कोप में पानी पी लेना। कहाँ के सिमराहा। उसके बाद गाड़ी गांव से बाहर निकलकर धान के खेतों के बगल से जाने लगी। चांदनी कार्तिक की खेतों से धान के झड़ते फूलों की गंध आती है। बांस की झाड़ी में कहीं धुंधी की लता फूली है। जंगी की पतोहू ने एक बीड़ी सुलगाकर बिरजू की माँ की ओर बढ़ाई। जंगी की पतोहू बीड़ी भी पीती थी। मखनी बुआ तमाकू और जंगी की पतोहू बीड़ी। बिरजू की माँ को अचानक याद आई कि चंपिया, सुनरी, लरेना की बीबी और जंगी की पतोहू, ये चारों ही गांव में बैसकोप का गीत जानती हैं खूब। गाड़ी की लीक धान के खेतों के बीच होकर गई। चारों ओर की साड़ी की खसखसाहट जैसी आवाज होती है। बिरजू की माँ के माथे के मांग टीके पर चांदनी टिकती है। अच्छा, अब एक बैसकोप का गीत गा तो चंपिया। डरती है काहे, जहाँ भूल जाओगी बगल में मास्टरानी बैठी हैं, वो बता देंगी। दोनों पतोहुओं ने तो नहीं, किंतु चंपिया और सुंडी खासकर खकार कर गला साफ किया और गाने लगती हैं। बिरजू के बाप ने बैलों को ललकारा, चल भैया और जरा जोर से गा रे चंपिया, नहीं तो बैलों को धीरे धीरे चलने को कहूँगा। जंगी की पतोहू ने चंपिया के कान के पास घूंघट ले जाकर कहा। चंपिया ने धीमे से शुरू किया, चंदा की चांदनी। कौन सा चंदा की चांदनी। और बिरजू जो था वो माँ की गोद में लेटकर उसकी माँ की इच्छा हुई कि वह साथ साथ गीत गाए। बिरजू की माँ ने जंगी की पतोहू को देखा, धीरे धीरे गुनगुना रही है। वह भी कितनी प्यारी पतोहू है। गौने की साड़ी में ये खास किस्म की गंध निकलती है।
ठीक तो कहा उसने कि बिरजू की जो माँ है लाल पान की बेगम है। यह तो कोई बुरी बात नहीं है, वह हाँ सच में लाल पान की बेगम ही है। बिरजू की माँ ने अपनी नाक पर दोनों आंखों को केंद्रित करने की चेष्टा करके अपने रूप को झांक लेती है। लाला साड़ी की झिलमिल किनारी मांग टीका पर चांद। बिरजू के माँ के मन में अब और कोई लालसा नहीं, वही है कि लाल पान की बेगम। उसे नींद आ रही थी। तो ये थी हमारी कहानी लाल पान की बेगम।